नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ सस्पेंस से भरी है, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, ईमानदारी से अपने फर्ज को निभा रहे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा मर्डर होता है जिसके सारे सबूत आपके खिलाफ होते हैं। आपकी ही बंदूक से चली गोली, आपका ही डीएनए मौके पर मौजूद, और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान की हत्या हुई है वह आपकी जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में गुनहगार हैं या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई है। आइए जानते हैं इस खतरनाक खेल की पूरी कहानी, जिसका नाम है फ्रेम्ड। कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा से, जो मुंबई क्राइम ब्रांच का एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर था। उसकी छवि एक ऐसे अफसर की थी जो कानून के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन जब एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन रवि मल्होत्रा की हत्या होती है तो पूरा केस आदित्य की जिंदगी बदल देता है। हत्या का तरीका बेहद प्रोफेशनल था। रवि मल्होत्रा को बेहद नजदीक से एक साइलेंसर लगी पिस्तौल से सिर में गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हुई थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मिले सबूतों ने सबको चौंका दिया। हत्या में इस्तेमाल हुई गन आदित्य वर्मा की सरकारी रिवॉल्वर थी, जिसे वह पिछले 3 दिनों से ढूंढ रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आदित्य की उंगलियों के निशान गन पर मौजूद थे। यही नहीं, वहां पड़े खून के धब्बों में भी आदित्य का डीएनए पाया गया था। पूरा पुलिस विभाग सकते में था। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसने अब तक सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, अब खुद एक मर्डर केस में फंस चुका था। मीडिया में सनसनी फैल गई। हर न्यूज चैनल पर बस यही ब्रेकिंग न्यूज थी। क्या आदित्य वर्मा ही असली कातिल है? आदित्य के खिलाफ जैसे जैसे सबूत इकट्ठे होते जा रहे थे, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। जांच अधिकारी एसीपी विनोद चौहान ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू हुई। आदित्य, सच बताओ, आखिरी बार तुमने अपनी बंदूक कब देखी थी? एसीपी विनोद ने सख्त लहजे में पूछा। 3 दिन पहले मैं अपनी ड्यूटी से घर गया था। फिर जब वापस आया तो मेरी गन लॉकअप में नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मैं भूल गया हूं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि किसी ने इसे चुराकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। लेकिन समस्या यह थी कि आदित्य की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की तो पता चला कि हत्या के वक्त वह घटनास्थल के पास ही था। आदित्य ने दावा किया कि वह उस वक्त अपने घर में सो रहा था, लेकिन कोई भी गवाह उसकी बात को साबित नहीं कर सकता था। अब सवाल उठता है कि क्या आदित्य सच में निर्दोष था? अगर हां, तो असली कातिल कौन था और उसने इतना परफेक्ट प्लान कैसे बनाया कि आदित्य ही इस जुर्म का सबसे बड़ा आरोपी बन गया? रवि और आदित्य ने मिलकर जिस जाल को बिछाया था, उसमें कातिल को फंसाने की पूरी संभावना थी। लेकिन असली चुनौती यह थी कि अगर कातिल पुलिस के अंदर का ही कोई आदमी था तो वह इस प्लान को नाकाम करने के लिए कुछ भी कर सकता था। आदित्य अब कानून के बाहर रहकर इस खेल को खेल रहा था, और अगर वह पकड़ा जाता तो उस पर पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोप लग सकते थे। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि ने एक फर्जी कारोबारी अरुण मेहता का नाम तैयार किया और एक नकली प्रेस रिलीज जारी करवाई, जिसमें यह बताया गया कि अरुण मेहता जल्द ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन के काले धंधों का पर्दाफाश करने वाला है। इस खबर को कुछ बड़े पत्रकारों तक पहुंचाया गया और सोशल मीडिया पर इसे तेजी से फैलाया गया। अब बस इंतजार था कि कातिल कब अपनी अगली चाल चलता है। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। न कोई कॉल आया, न ही कोई संदिग्ध गतिविधि हुई। आदित्य और रवि दोनों बेचैन हो चुके थे। अगर कातिल को शक हो गया कि यह सब एक चाल है तो वह कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर चौथे दिन रात के करीब 1 बजे अरुण मेहता के होटल के बाहर एक संदिग्ध काली स्कॉर्पियो गाड़ी देखी गई। आदित्य पहले से ही वहां मौजूद था और उसने देखा कि गाड़ी से 2 नकाबपोश लोग उतरे। उनके पास पिस्टल थी और वे होटल के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। आदित्य ने तुरंत रवि को इशारा किया और दोनों ने होटल की लाइट्स बंद कर दी ताकि कातिलों को लगे कि होटल बंद हो चुका है। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, आदित्य ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। अब वे जाल में फंस चुके थे। एक नकाबपोश आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालने लगा, लेकिन रवि ने उसे पहले ही कवर कर लिया। आदित्य ने आगे बढ़कर दूसरे आदमी को पकड़ लिया और जब उसने उसका नकाब हटाया तो सब चौंक गए। यह कोई और नहीं
बल्कि इंस्पेक्टर पवन शर्मा था, जो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी विनोद चौहान का खास आदमी था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। पवन शर्मा ही वह इंसान था जो पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी कातिलों तक पहुंचा रहा था। वही वह शख्स था जो सबूतों को छेड़छाड़ करके आदित्य को फंसा रहा था। लेकिन असली सवाल यह था कि वह यह सब कर क्यों रहा था। आदित्य ने गुस्से में पवन का कॉलर पकड़कर कहा, बोल, तेरा असली खेल क्या है? पवन हंसते हुए बोला, तुम जैसे ईमानदार अफसर समझ ही नहीं सकते कि दुनिया कैसे चलती है। लेकिन अब तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। लेकिन तभी रवि ने उसके दूसरे साथी का नकाब हटाया और यह देखकर आदित्य के होश उड़ गए। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि एसीपी विनोद चौहान था, जिसने खुद उसे गिरफ्तार किया था। आदित्य को अब समझ आया कि यह पूरा खेल कितना बड़ा था। विनोद ने खुद ही सबूत तैयार किए और पूरी जांच को गलत दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि असली मास्टरमाइंड तक कोई पहुंचे। आदित्य ने तुरंत विनोद की बंदूक छीन ली और कहा, अब तू खुद बता कि तेरा असली बॉस कौन है। लेकिन विनोद सिर्फ हंसता रहा और बोला, जिस आदमी के लिए मैं काम करता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आदित्य ने रवि को इशारा किया और दोनों ने तुरंत मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम वहां पहुंची और विनोद और पवन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही विनोद को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, तू बच तो गया, लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आदित्य जानता था कि उसने इस केस को सुलझा लिया था, लेकिन यह सिर्फ एक परत थी। इसके पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जो अब तक अंधेरे में छुपा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह अब भी खतरे में था? क्या असली मास्टरमाइंड अब उसे खत्म करने की कोशिश करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आदित्य इस बार भी बच पाएगा? आदित्य को अब यकीन हो चुका था कि यह खेल जितना वह समझ रहा था उसे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने विनोद और पवन को तो पकड़ लिया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी अंधेरे में था। और जैसा कि विनोद ने जाते जाते कहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आदित्य ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते ही एसीपी विनोद और इंस्पेक्टर पवन से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। विनोद की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि चाहे जो हो जाए वह बच जाएगा। रवि ने धीरे से आदित्य के कान में कहा, यह आदमी अगर इतना शांत है तो इसका मतलब इसके पास कोई ऐसा दांव है जिससे यह हमें उल्टा फंसा सकता है। हमें इसे तोड़ना होगा। आदित्य ने विनोद के सामने एक फाइल रखी जिसमें उन सारे केस की डिटेल थी जिनमें पिछले 3 सालों में सबूत गायब हुए थे और जिनका कोई हल नहीं निकला था। यह तेरा आखिरी मौका है। अगर तूने अभी सब कुछ नहीं बताया तो मैं पर्सनली तुझे इस केस में इतना अंदर धकेल दूंगा कि तेरा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन विनोद सिर्फ मुस्कुराया और बोला, आदित्य, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें किस खेल में फंसाया जा चुका है। मैं यहां से बच जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं। तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया और बोला, सर, हमें एक लीड मिली है। हमें एक गवाह मिला है जो इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानता है। आदित्य और रवि तुरंत उस गवाह से मिलने गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह आदमी पहले ही मारा जा चुका था। गले पर रस्सी के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आदित्य के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर यह लोग पुलिस स्टेशन के अंदर से किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम के और भी बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। उसने तय कर लिया था कि इस खेल को खत्म करने के लिए उसे सिस्टम के बाहर जाकर खेलना होगा। रवि ने कहा, आदित्य, अगर तुझे सिस्टम के बाहर जाना है तो हमें अंडरवर्ल्ड के उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इस नेटवर्क का असली चेहरा जानते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और दोनों मुंबई के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंचे, जहां काले धंधे करने वाले लोग छुपकर रहते थे। वहां उन्होंने रफीक लाला नाम के एक पुराने तस्कर से मुलाकात की। रफीक लाला को देखते ही आदित्य ने कहा, मुझे पता है कि तू इस खेल के बारे में जानता है। अब या तो तू सच बता या फिर मैं तुझे भी उन लोगों के पास पहुंचा दूंगा जो तेरी तलाश कर रहे हैं। रफीक लाला हंसा और बोला, आदित्य वर्मा, तुम समझते हो कि तुमने इस खेल को पकड़ लिया है, लेकिन जिस आदमी को तुम खोज रहे हो वह एक ऐसा शख्स है जो हर किसी को अपने हिसाब से नचाता है। वह ना पुलिस से डरता है ना कानून से। आदित्य ने तुरंत पूछा, नाम क्या है? रफीक लाला ने हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, ताहिर मिर्जा।
ताहिर मिर्जा मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन पिछले 5 सालों से वह किसी को दिखाई नहीं दिया था। लोग कहते थे कि वह दुबई भाग चुका था, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि वह अब भी भारत में था और इसी पूरे नेटवर्क को चला रहा था। आदित्य को समझ में आ गया था कि विनोद और पवन सिर्फ मोहरे थे। असली खेल ताहिर मिर्जा के हाथों में था। लेकिन अब सवाल यह था कि आदित्य क्या करेगा। क्या वह सिस्टम के अंदर रहकर इसे खत्म कर सकता था या उसे कानून तोड़कर खुद बदला लेना पड़ेगा। आदित्य ने फैसला कर लिया था कि अब वह इस खेल को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह खुद इस जाल में फंसने से बच पाएगा। आदित्य अब इस खेल को पूरी तरह समझ चुका था। ताहिर मिर्जा सिर्फ नाम का एक अपराधी नहीं था, बल्कि उसने पुलिस डिपार्टमेंट और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जो अपराधियों को बचाने और ईमानदार पुलिस वालों को फंसाने का काम करता था। अब आदित्य के पास 2 ही रास्ते थे। या तो वह कानून के दायरे में रहकर सबूत इकट्ठा करे और ताहिर तक पहुंचे, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा था और ताहिर के आदमी उससे कई कदम आगे थे। दूसरा तरीका यह था कि वह खुद इस खेल का हिस्सा बने और अंदर घुसकर इस सिस्टम को तोड़ दे। आदित्य ने दूसरे रास्ते को चुना। रवि ने आदित्य को चेतावनी दी, आदित्य, यह बहुत बड़ा दांव है। अगर तू एक बार इस गंदगी में घुसा तो निकलना मुश्किल होगा। लेकिन आदित्य के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उसने तय किया कि वह ताहिर मिर्जा तक पहुंचने के लिए उसके करीबियों में से एक को तोड़कर काम करेगा। उसके लिए उसने रफीक लाला को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। रफीक पहले ही ताहिर के लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने उसे एक डील दी। अगर वह ताहिर तक पहुंचने में उसकी मदद करता है तो पुलिस उसके पुराने केसों को हल्का कर सकती है। रफीक को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने आदित्य को बताया कि ताहिर का सबसे भरोसेमंद आदमी सलीम काजी था, जो उसके गैर कानूनी बिजनेस को संभालता था। आदित्य ने एक फर्जी नाम और पहचान बनाई और सलीम के नेटवर्क में घुसने की कोशिश की। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद वह सलीम तक पहुंचा और खुद को एक ऐसा पुलिस वाला दिखाया जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सलीम को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आदित्य ने उसे पुलिस डिपार्टमेंट की अंदरूनी खबरें दी जो असल में रवि ने लीक करवाई थी, तो सलीम को यकीन हो गया कि आदित्य अब उसके लिए काम कर सकता है। धीरे धीरे आदित्य ने सलीम के भरोसे को जीत लिया, लेकिन ताहिर मिर्जा अब भी एक परछाई था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। यहां तक कि सलीम को भी ताहिर से सीधे मिलने की इजाजत नहीं थी। वह सिर्फ फोन पर बात करता था। लेकिन आदित्य ने प्लान बनाया कि वह सलीम के फोन के जरिए ताहिर तक पहुंचेगा। उसने एक दिन सलीम का फोन हैक करवाया और उसके लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। आखिरकार उसे पता चला कि ताहिर भारत में ही था और हरियाणा के एक फार्म हाउस में छिपा हुआ था। आदित्य ने बिना समय घमवाए रवि और अपनी भरोसेमंद पुलिस टीम को इसकी जानकारी दी। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि ताहिर को पकड़ने के लिए उसे कानूनी रास्ता अपनाने से पहले उसे खुद वहां जाना होगा, क्योंकि ताहिर के पास पुलिस में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी थे और अगर उसे भनक लगती कि पुलिस उसके पीछे आ रही है तो वह फिर से गायब हो सकता था। आदित्य ने सलीम को एक दिन नशे की हालत में किया और उसे फार्म हाउस का लोकेशन निकलवा लिया। अगले ही दिन वह खुद एक ट्रक में फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने साथ सिर्फ रवि और 2 भरोसेमंद पुलिस वालों को रखा, क्योंकि वह जानता था कि ज्यादा लोगों को साथ ले जाने का मतलब होगा कि खबर लीक हो सकती है। फार्म हाउस में चारों ओर हथियारबंद गार्ड थे, लेकिन आदित्य ने एक बहाना बनाया। उसने खुद को एक नया स्मगलर बताया जो ताहिर से सीधे मिलना चाहता था। उसने कहा कि उसके पास ऐसा माल है जो ताहिर के काम का है। ताहिर ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह आदमी मुंबई पुलिस के एक ऊंचे पद वाले अफसर का खास आदमी है, तो उसने उसे अंदर बुलाने का फैसला किया। आदित्य को फार्म हाउस के अंदर ले जाया गया। वहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरे और हथियारबंद लोग थे। ताहिर एक बड़े कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। आदित्य ने पहली बार उस आदमी को देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना दी थी। ताहिर ने आदित्य को घूरते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम पुलिस में रहकर भी हमारे साथ काम करना चाहते हो। क्या गारंटी है कि तुम हमारे लिए भरोसेमंद हो? आदित्य ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, इसमें मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों की डिटेल्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो ये सब तुम्हें नहीं देता। ताहिर ने पेन ड्राइव लेते ही अपने आदमी को इशारा किया। उसने लैपटॉप पर डाटा चेक किया और जब उसने पुलिस के असली दस्तावेज देखे तो ताहिर मुस्कुरा दिया और बोला,
तुम मुझे पसंद आए, लेकिन फिर भी मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा। आदित्य को अचानक दो लोग अंदर लाए गए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। ताहिर ने कहा, अगर तुम सच में हमारे आदमी हो तो इन दोनों को गोली मारो। इन दोनों में से एक पुलिस वाला है और दूसरा एक बिजनेसमैन जिसने हमारे पैसे देने से मना किया। अब आदित्य के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अगर उसने गोली नहीं चलाई तो ताहिर को शक हो सकता था, और अगर चलाई तो वह एक निर्दोष इंसान की जान ले सकता था। लेकिन तभी रवि और पुलिस की टीम ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। ताहिर के आदमी बेतहाशा भागने लगे। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाया और ताहिर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। ताहिर फार्म हाउस के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य ने उस पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। ताहिर ने चाकू निकाल लिया, लेकिन आदित्य ने एक जोरदार मुक्का मारकर चाकू छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी रवि और पुलिस की टीम अंदर आ गई। ताहिर को हथकड़ी पहनाई गई और अब वह कानून की गिरफ्त में था। यह खेल आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन ताहिर ने जाते जाते आदित्य की आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन सिस्टम अब भी वैसा ही है। तुमने एक आदमी को गिराया, लेकिन खेल अब भी जारी रहेगा। आदित्य को पता था कि यह सच है। उसने ताहिर को तो गिरा दिया था, लेकिन उस जैसे कई लोग अब भी इस सिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन आज एक बात साबित हो चुकी थी कि अगर कोई सच्चाई के साथ लड़े तो बड़े से बड़ा खेल भी खत्म किया जा सकता है। ताहिर को कोर्ट में पेश किया गया और उसके सारे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। मीडिया में आदित्य को एक हीरो के तौर पर दिखाया जाने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार इस सिस्टम में था तब तक अपराध का यह खेल कभी नहीं रुकेगा। क्या आदित्य की अगली लड़ाई और भी खतरनाक होगी, या वह अब इस सिस्टम से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा? यह एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ समय दे सकता था। ताहिर मिर्जा के गिरने के बाद भी आदित्य को चैन नहीं था। उसे पता था कि इस खेल की जड़ें सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं थीं। ताहिर का नेटवर्क भले ही टूट गया था, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वे अब भी खुले घूम रहे थे। कोर्ट में ताहिर ने सिर्फ उन्हीं नामों का खुलासा किया जो पहले से पुलिस के निशाने पर थे, लेकिन जिन असली खिलाड़ियों ने उसे पर्दे के पीछे से चलाया था उनके बारे में उसने मुंह तक नहीं खोला। ताहिर के गिरने के बाद आदित्य को प्रमोशन मिल गया। वह अब एसीपी आदित्य वर्मा बन चुका था, लेकिन यह प्रमोशन सिर्फ कागजों पर था। उसकी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खतरे में थी। उसने कई दुश्मन बना लिए थे, और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब एक रात उसके घर के बाहर फायरिंग हुई। वह बाल बाल बचा, लेकिन उसकी गाड़ी गोलियों से छलनी हो गई। मामला गंभीर था। रवि ने उससे कहा, आदित्य तुझे अब रुक जाना चाहिए। ताहिर तो गिर गया, लेकिन अब जो लोग बचे हैं वे तुझसे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वे तुझे खत्म कर देंगे। लेकिन आदित्य रुकने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों बाद एक नया केस आया। एक बड़े राजनेता की हत्या हुई और मामला तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन आदित्य को जैसे ही उस केस की फाइल मिली, उसके होश उड़ गए। हत्या का तरीका वही था जो ताहिर के गैंग का हुआ करता था, लेकिन ताहिर तो जेल में था। फिर यह सब कौन कर रहा था? आदित्य ने तुरंत जेल जाकर ताहिर से मिलने की इजाजत मांगी। ताहिर अब भी अपने पुराने अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने आदित्य को देखते ही कहा, मैंने कहा था ना कि खेल खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगा मैं गिर गया तो सब खत्म हो गया? आदित्य ने गुस्से में कहा, अब ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारा कोई नया मोहरा? ताहिर ने सिर हिलाते हुए कहा, आदित्य तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझे असली खिलाड़ी समझ लिया था। मैं भी सिर्फ एक मोहरा था। जिस असली आदमी तक तुम्हें पहुंचना है वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चलाने वाला शख्स है। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ शुरुआत की थी। असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे था। ताहिर ने उसे एक नाम दिया, सियाराम भट्ट। यह नाम सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। सियाराम भट्टा एक सम्मानित उद्योगपति और राजनीतिक सलाहकार था। उसकी पहुंच सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर तक थी। अगर वह इस खेल का असली मास्टरमाइंड था तो उसे गिराना नामुमकिन था। अब आदित्य के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वह इस केस को यहीं छोड़ दे और अपनी बाकी जिंदगी आराम से जी ले, या फिर वह आखिरी लड़ाई लड़े और पूरे सिस्टम की जड़ तक जाकर उसे गिराए। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने रवि को बुलाया और कहा,
अब इस लड़ाई को खत्म करना ही होगा, लेकिन इस बार हमें कानूनी तरीके से कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें वह बनना होगा जिससे हम लड़ते आए हैं। रवि ने चौंक कर पूछा। मतलब? आदित्य ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब हमें सिस्टम के अंदर से इसे खत्म करना होगा। जैसे इन्होंने हमें फंसाया था, वैसे ही हम इनका खेल खत्म करेंगे। क्या आदित्य इस बार सियाराम भट्ट तक पहुंच पाएगा? क्या वह इस खतरनाक खेल को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या फिर यह सिस्टम उसे भी खत्म कर देगा? यह लड़ाई अब उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसका खुद का अस्तित्व बन चुकी थी। सवाल सिर्फ यह था कि कौन पहले गिरेगा। आदित्य ने फैसला कर लिया था कि इस बार वह सिर्फ एक पुलिस अफसर बनकर नहीं, बल्कि इस सिस्टम के उन्हीं हथकंडों को अपनाकर इसे खत्म करेगा जिनसे ये लोग खेलते थे। सियाराम भट्ट का नाम सुनते ही उसे समझ में आ गया था कि वह अब तक सिर्फ बाहरी परत को हटा पाया था। असली जड़ें सत्ता के गलियारों में थीं। ताहिर मिर्जा जैसे गैंगस्टर सिर्फ मोहरे थे, असली ताकत उन्हें चलाने वाले सफेद पोश लोगों के पास थी। रवि ने चिंतित होकर कहा, आदित्य, इस बार हम जिस दुश्मन से भिड़ने जा रहे हैं वह सिर्फ बंदूक से नहीं गिरने वाला। वह आदमी सत्ता में है, उसके पास पुलिस, नेता, अदालत और मीडिया तक का सपोर्ट है। अगर हम उसे सीधा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी मौत पक्की है। आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, इस बार हमें वही करना होगा जो ये करते आए हैं। हमें पहले सिस्टम के अंदर सेंध लगानी होगी, हमें सियाराम के करीब जाना होगा और फिर उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें सियाराम भट्ट की कमजोरी का पता लगाना था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साफ सुथरा इमेज था। वह हमेशा मीडिया के सामने खुद को एक आदर्श बिजनेसमैन और समाज सेवी के रूप में पेश करता था। लेकिन ताहिर ने एक और अहम जानकारी दी थी कि सियाराम असल में एक इंटरनेशनल ड्रग और हथियार रैकेट को कंट्रोल करता था, लेकिन अब तक उसका नाम कभी सामने नहीं आया था। आदित्य और रवि ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने सियाराम भट्ट के करीबी लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। उसमें एक नाम सबसे अहम था, विक्रम सहगल, जो उसका सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। विक्रम ही सियाराम के सारे काले धंधों को ऑपरेट करता था, लेकिन वह अब तक कानून की पकड़ से बाहर था। आदित्य ने विक्रम सहगल तक पहुंचने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढा। उसने पता लगाया कि विक्रम का एक सीक्रेट अड्डा था, जहां वह हफ्ते में एक रात जुए और नशे के कारोबारियों के साथ समय बिताता था। आदित्य ने उस जगह पर घुसने का प्लान बनाया। उसने अपनी पहचान बदलकर खुद को एक इंटरनेशनल डीलर के रूप में पेश किया और विक्रम तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ हफ्तों की कोशिशों के बाद विक्रम ने आदित्य पर भरोसा करना शुरू कर दिया। आदित्य ने धीरे धीरे उससे सियाराम भट्ट के काले धंधों की जानकारी निकालनी शुरू की। विक्रम को यह तक नहीं पता था कि वह जिसे अपना नया पार्टनर समझ रहा था, वह असल में वही इंसान था जिसने ताहिर मिर्जा को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। आखिरकार एक रात विक्रम ने आदित्य को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया, जहां सियाराम भट्ट खुद आने वाला था। यह मौका था जिसे आदित्य गंवाना नहीं चाहता था। उसने रवि को पूरी तैयारी करने को कहा। पुलिस इस मीटिंग को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आदित्य को वहां अकेले जाना था। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि पुलिस आसपास है, तो सियाराम फिर से गायब हो सकता था। मीटिंग एक फार्म हाउस में रखी गई थी। वहां पहुंचते ही आदित्य ने देखा कि सियाराम भट्ट अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा था। उसकी आंखों में वही घमंड था जिसे देखकर आदित्य समझ गया कि वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा अपराधी था जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। सियाराम ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे बताया गया है कि तुम बड़े खेल खेलते हो, लेकिन मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। पहले साबित करो कि तुम हमारे लिए सही आदमी हो। आदित्य जानता था कि यह उसकी परीक्षा थी, और अगर वह इसमें असफल होता तो उसका बच पाना नामुमकिन था। तभी सियाराम ने एक लैपटॉप ऑन किया और उसमें कुछ फाइल्स दिखाईं। वो सारी फाइल्स उन पुलिस वालों और जजों की थीं जिन्हें उसने या तो खरीदा था या फिर रास्ते से हटाया था। सियाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बोलो वर्मा, आगे क्या करना है? आदित्य का दिमाग झंझना गया। सियाराम ने पहले ही उसकी पहचान का पता लगा लिया था। इसका मतलब था कि वह पहले से ही तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सियाराम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और आदित्य के सिर पर एक जोरदार प्रहार हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद था। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी और एक टेबल थी। सामने सियाराम खड़ा था।
उसने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ताहिर मिर्जा को गिराकर बच जाओगे? ताहिर सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आदित्य के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि रवि को यह खबर मिल चुकी होगी और वह बाहर पुलिस के साथ होगा। लेकिन तभी सियाराम ने फोन निकाला और स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ से एसीपी विनोद चौहान की आवाज आई, सर सब कंट्रोल में है, पुलिस को उल्टी दिशा में भेज दिया गया है, कोई मदद नहीं आएगी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब यह था कि सियाराम अब भी पुलिस सिस्टम के अंदर तक घुसा हुआ था। आदित्य के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वह इस जाल से खुद को बचाए या फिर आज की रात उसकी आखिरी रात हो सकती थी। क्या रवि को आदित्य की लोकेशन मिल पाएगी? क्या सियाराम को आखिरकार गिराया जा सकेगा? या फिर इस बार यह खेल आदित्य की मौत के साथ खत्म होगा? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक था। अब आदित्य को खुद के लिए खेल खेलना होगा या फिर वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सियाराम भट्ट के जाल में फंस चुका। आदित्य अब पूरी तरह अकेला था। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और सामने बैठा सियाराम लगातार सिगार के कश लेते हुए उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में वही घमंड था जो यह साबित कर रहा था कि उसने कितनी आसानी से पुलिस के सबसे तेज अफसर को भी फंसा लिया था। तभी उसने आदित्य की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम भूल गए कि मैं इस सिस्टम को चलाता हूं? पुलिस से लेकर अदालत तक सब मेरे इशारों पर चलते हैं। तुम बस एक प्यादा थे जिसे मैंने फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। आदित्य जानता था कि सियाराम उसे मारने से पहले उसकी बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस खेल में अब भी एक चाल बाकी थी। तभी दरवाजे पर एक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार होने लगी। सियाराम के आदमी संभल पाते, इससे पहले ही रवि और पुलिस की स्पेशल फोर्स दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। हर तरफ गोलियां चल रही थीं और सियाराम के बॉडीगार्ड एक एक कर गिर रहे थे। लेकिन सियाराम अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी आदित्य ने अपने बंधे हुए हाथों को जोर से झटका दिया। उसने पहले से ही रस्सी को ढीला करने की कोशिश की थी और अब वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो चुका था। आदित्य ने तुरंत टेबल पर पड़ा एक चाकू उठाया और सियाराम की तरफ लपका, लेकिन सियाराम भी तैयार था। उसने झटके से अपनी जैकेट से बंदूक निकाली और आदित्य की तरफ तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, रवि ने पीछे से गोली चलाई और सियाराम के हाथ से बंदूक गिर गई। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाया और एक जोरदार घूंसा सियाराम के चेहरे पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने सियाराम को चारों तरफ से घेर लिया। अब उसकी सफेद पोश दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी, लेकिन उसने आदित्य को देखते हुए कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे गिरने से यह सिस्टम बदल जाएगा तो तुम बेवकूफ हो। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। कोई और मेरी जगह लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन यह तय है कि अब इस खेल में तुम नहीं रहोगे। पुलिस ने सियाराम को गिरफ्तार कर लिया और पूरे देश में यह सबसे बड़ी खबर बन गई कि कैसे एक सफेद पोश बिजनेसमैन असल में अंडरवर्ल्ड का असली खिलाड़ी था। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने सियाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी और उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आदित्य जानता था कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अपराधी बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक सिस्टम में सही लोग लड़ते रहेंगे तब तक अपराध का हर साम्राज्य गिरेगा। रवि ने आदित्य से पूछा, अब क्या? तुझे लगता है कि सच में कुछ बदलेगा? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है कि यह दुनिया कभी पूरी तरह साफ ना हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आदित्य ने अपनी सरकारी गाड़ी स्टार्ट की। रेडियो पर खबरें चल रही थीं कि पुलिस ने देश के सबसे बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जुनून था जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए काफी था, क्योंकि उसने सीखा था कि सिस्टम से लड़ने के लिए कभी कभी उसी के तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या सच में अपराध और भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक अंतहीन लड़ाई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर अपराधी यही सोचता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सच हमेशा सामने आता है।